Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise this AOBR. Okay, so let's begin this. तो सबसे पहले AOBR क्या है? That is Allocation of Business Rules है 1961 में आया था ये. ठीक है, ये आपका इंडेक्स है. इसके अंदर दो शेड्यूल है बेसिकली, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 के अंदर है आपका कि किस तरीके से जो है किस किस मिनिस्ट्रीज को क्या क्या काम दिया गया है. ठीक है, बेसिकली कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं. फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज जो है के अंदर क्या क्या काम आएगा, और फिर उन मिनिस्ट्रीज के अंदर मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है. इस तरीके से ये आपका फर्स्ट शेड्यूल का काम है. फिर उन शेड्यूल को क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं वो आपका सेकंड शेड्यूल के अंदर आएगा. ठीक है, ओके. बिफोर वी प्रोसीड टू दिस वन, हमारे पास ये है सबसे पहला है. यहाँ से हम शुरू करते हैं. इसका ऑर्डर एक लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इसमें भी, हम इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं क्या है. देखिए, क्लोज 37 आर्टिकल 77 क्या कहता है. आर्टिकल 77 जो है ये प्रेसिडेंट के ऊपर जो है पावर्स उनको देता है एक तरीके से. ठीक है, टू एलोकेट द बिजनेस. तो 77(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आप याद रखेंगे. कहीं ना कहीं जो है आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू मेक द एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो शोर्ट टाइटल क्या है. दीज में भी नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961. एलोकेशन ऑफ बिजनेस का है बेसिकली द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द मिनिस्ट्रीज. मतलब ये जो गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस है ना, ये बिजनेस जो है ये मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर या फिर होगा जो भी स्पेसिफाई रखा है इन द फर्स्ट शेड्यूल टू दीज रूल्स. ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, तो ये फर्स्ट शेड्यूल का काम हो गया हमारा. तो क्या कौन कौन सा बिजनेस है, मतलब कौन कौन सा जो काइंड ऑफ बिजनेस जो भी ट्रांजेक्ट किया जाएगा मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बिजनेस वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या बिजनेस है. ठीक है, दैट इज द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड इन द मिनिस्ट्रीज के अंदर होगा. तो ये बोलता है आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस. अब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट. तो यहाँ पर दो वर्ड ध्यान देने की है कि वहाँ पर क्या बिजनेस दिया, मतलब किस किस के जैसे कि मान लीजिए किसी को होम का दिया, किस मिनिस्ट्री के अंदर में क्या चार्ज है वो आया. फिर उनका अ, उन मिनिस्ट्रीज वो जो आपको दिया ना मिनिस्ट्रीज, उन मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया वो आता है आपका इसके शेड्यूल 2 के अंदर. ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड है, पहला है बिजनेस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अमंग द डिपार्टमेंट शेल बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल. ठीक है, एंड इट शेल इंक्लूड क्या क्या, ऑल अटैच्ड ऑफिस, आपके सबऑर्डिनेट ऑफिस इसके अंदर होंगे, और इवन पीएसयू सबको इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, द कंपाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स. देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट अगर आपसे बात करते हैं एओबीआर के अंदर में, एओबीआर क्या क्या करता है आपको बेसिकली. एओबीआर सबसे पहले बात करता है कि 77 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट को पावर पावर देता है दैट प्रेसिडेंट कैन मेक द एलोकेशन ऑफ बिजनेस. इनका नाम आ गया, इनका एलोकेशन ऑफ बिल 1961. ये बिजनेस है, ये जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, ये बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी ट्रांसलेटेड इन मिनिस्ट्रीज. ये शेड्यूल 1 में कहता है कि जितना भी जो भी बिजनेस है वो ट्रांसलेट किया जाएगा मिनिस्ट्रीज के अंदर. मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट जो भी है वो इसके सेकंड शेड्यूल में बनता है, और इसके अंदर सब अटैच सबऑर्डिनेशन पीएससी वगैरह सब कुछ आ जाएगी. दूसरा पॉइंट इसका बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट के अंदर की कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स. कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट शैल एलोकेटेड टू दैट डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट द प्रेसिडेंट रिलीव्स बाय ऑर्डर सीएजी. मतलब अगर जो है प्रेसिडेंट जो है अपने तरफ से सीएजी को रिलीव कर देते हैं कि ठीक है अब आपको इनका जो है अकाउंट्स नहीं कंपाइल करना है, उस दिन से उस डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा. अदरवाइज सबका जो है अकाउंट्स का काम कौन करेगा, वो सीएजी करेगा. ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीएजी फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो और एक ये भी कहता है कि जिस दिन से अगर प्रेसिडेंट इनको मना कर देता है उस दिन के बाद जो है डिपार्टमेंट खुद से अपने आप कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स करेगा अपने आप अपने डिपार्टमेंट के. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स आ गए हैं. कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स भी आ गया है हमारे पास. पहला आ गया बिजनेस शेड्यूल 1 के अंदर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट शेड्यूल 2 के अंदर, देन आपका कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, ये इसके बारे में बात करें. इसके अलावा बोलते हैं वेयर सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन फॉर ऑफेंस इज रिक्वायर्ड. जहाँ पर किसी भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी किसी भी पर्सन पर जो है कोई प्रोसिक्यूशन किया जाए, कोई कार्रवाई या मुकदमा चलाया जाए, तो उसके लिए इफ इज अ गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो देखा जाएगा बाय द डिपार्टमेंट विच इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द सर्विस. उस सर्विस के लिए जिस सर्विस के अंदर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करेगी. एंड इन एनी अदर केस, इसके अलावा कोई दूसरे केसेस में बाय द डिपार्टमेंट इन विच ही वाज वर्किंग एट द टाइम ऑफ कमीशन, और या फिर जो जहाँ पर जो एलिज हुआ है ना, जहाँ पर वो जो काम
कथित तौर पर बोला गया कि यहाँ पर हुआ है इस डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, ठीक है। इफ ही इज अ पब्लिक सर्वेंट अदर देन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है अदर देन अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उनको अपॉइंट किया है, तो वो पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो बाय द, तो कौन सा, बाय द डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिवली कंसर्न जो भी है वो एक्शन लेगा, ठीक है, विद द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वाज वर्किंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एनी अदर केस, किसी और दूसरे कारण में, तो डिपार्टमेंट जो है विच एडमिनिस्टर्स द एक्ट अंडर विच द एलिज्ड ऑफेंस इज कमिटेड, जहाँ पर जिस भी एक्ट के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गया तो वो फिर एक्शन लेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉर ऑफेंसेज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड सैंक्शन इज रिक्वायर्ड अंडर मोर देन एक्ट, जहाँ पर जो है एक्ट हुआ है, मतलब कोई भी ऑफेंस हुआ है एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, ठीक है, सैंक्शन इज रिक्वायर्ड अंडर मोर देन वन एक्ट, अगर मान लीजिए कहाँ पर भी जो परमिशन की जरूरत है वहाँ पर मोर देन वन एक्ट है, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा एक्ट की बात आती है, मोर देन वन एक्ट, तो इट शैल बी द कॉम्पिटेंट फॉर द डिपार्टमेंट विच एडमिनिस्टर्स ऑफ सच एक्ट्स टू अकॉर्ड सैंक्शन अंडर ऑल सच एक्ट्स, तो इट शैल बी द कॉम्पिटेंट फॉर द डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट के लिए कॉम्पिटेंट होगा, फॉर द डिपार्टमेंट विच एडमिनिस्टर्स एंड, जो कोई भी डिपार्टमेंट जो उस एक्ट के अंडर में, किसी भी एक्ट के अंडर में आ रहा है अगर, तो वो अपनी तरफ से परमिशन दे देगा अंडर ऑल सच एक्ट्स, अपनी तरफ से सारे परमिशन दे देंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल, द प्रेसिडेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट इन केस और क्लास ऑफ केसेस द सैंक्शन विल शैल बी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए और कुछ भी नहीं होता तो जनरल एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकाला कि इन केस में जो है डीओपीटी डील करेगा इनको। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट अमंग मिनिस्टर, देखिए जो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है वो तो एलोकेट कर दिया आपने, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटरी एंड शैल बी डीम्ड टू बी एलोकेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, जो भी बिजनेस जो है आपको कैबिनेट को दिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट द बिजनेस, द प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमंग मिनिस्टर्स बाय असाइनिंग वन और मोर डिपार्टमेंट टू द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। एक तरीके से जो काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है और उन्हीं की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे मिनिस्टर्स को काम बांटते हैं, तो यही बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एलोकेट करेंगे बिजनेस, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमंग मिनिस्टर्स बाय असाइनिंग वन और मोर डिपार्टमेंट टू द चार्ज ऑफ अ मिनिस्टर, ठीक है। Notwithstanding anything contained in this, the president may, on the advice of the prime minister, क्या कर सकते हैं, associate in relation to the business allocated to a minister, जो भी एक मिनिस्टर को अलॉट किया है कोई भी बिजनेस, उसके साथ में एसोसिएट कर सकते हैं अंडर ईदर ऑफ द सेड रूल्स अनदर मिनिस्टर, ठीक है, या तो एक किसी मिनिस्टर को या फिर किसी डिप्टी मिनिस्टर को टू परफॉर्म सच फंक्शन, जो भी उनको असाइन किए जाएंगे। इसके अलावा एंटर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड आइटम, कुछ भी ऐसे स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ बिजनेस है जो कि एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हु इज इन चार्ज ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट टू मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो इज नॉट इन चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। देखिए इसमें कह रहा है जब भी जो प्रेसिडेंट है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंट्रस्ट मतलब सौंप सकते हैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड आइटम और बिजनेस अफेक्टिंग वन जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के पास है, टू अ मिनिस्टर, उस मिनिस्टर को हु इज इन चार्ज ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट, या तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का इंचार्ज है उनको दे सकते हैं, या फिर कोई भी मिनिस्टर जिनका कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, हु इज नॉट इन चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, कोई भी होल्ड नहीं करे उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है बेसिकली बिजनेस की, क्या बिजनेस है, किस किस को क्या क्या बिजनेस दिया जाएगा, दैट इज हमारा फर्स्ट शेड्यूल आ गया, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर ना सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से हमें क्या लगता है हमने देख लिया ये, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख लिया, हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो याद है, लेकिन इसके आगे का जो है मिनिस्ट्री का पूरा नाम याद नहीं है और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो याद नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम ये कर सकें एटलीस्ट। आज हम जितने भी जो है अपने तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं याद करेंगे, उनका ट्राई करेंगे कि हम उनकी मिनिस्ट्रीज का पूरा नाम और उनके डिपार्टमेंट्स याद कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अकेला नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और जैसे ही ये बोलेंगे उसके डिपार्टमेंट का नाम साथ में बोलना है। पहली है पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब देखिए देखा जाए तो खत्म हो गया, बट उसके क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दूसरा डिपार्टमेंट इसका, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। पहला तो मिनिस्ट्री के नाम पर आ गया, मिनिस्ट्री क्या है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। कीप स्पीकिंग जब तक याद ना हो जाए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है पहला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो अगर मैं आपसे नाम पूछूं कि बताइए, पहले बताइए नाम बताइए मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बोल के चुप नहीं होना है, ठीक है। तो हमारे पास ये करीब करीब जो है 50 मिनिस्ट्रीज आती हैं, 50 मिनिस्ट्री सिर्फ, कोई बात नहीं, 50 मिनिस्ट्री आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री आ गया डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ दूसरा क्या आपका डिपार्टमेंट, क्या है आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, कम ऑन स्पीक अप, क्या है दूसरा, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो हम चलते हैं अब फर्स्ट हमारा याद हो गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए हमारा फर्स्ट जो है याद हो गया है। अब हम चलते हैं इस पर, यहाँ पर ये जो काम जो है दिए गए हैं इन सब बात कर लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या आता है। तो चलिए हम जैसे ही बात करते हैं, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, तो हमारे पास जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसके अंदर सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात हो गई, दो डिपार्टमेंट हो गए हम के। ये लिस्ट वन के अंदर जो जो फॉल करता है वो बोलता है आपका लाइजनिंग विद इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लाइजनिंग विद इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ केयर गुड्स कंसर्निंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो भी केयर गुड्स वाली जो होती है उनका जो है लाइजनिंग विद इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो वो कौन करेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एसोसिएशन विद अदर बॉडीज कंसर्न, ठीक है, ये भी करेगा। कन्वेंशन ऑफ लोकस्ट कंट्रोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकस्ट कंट्रोल कौन करेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ, प्लांट क्वारंटाइन कौन करेगा आपका, प्लांट क्वारंटाइन भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर करेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसके अंदर जो कॉटन गिनिंग का जो वर्क है ना, इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो कॉमर्स डील करेगी, सॉरी टेक्सटाइल डील करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। हाँ, कॉटन है में कॉटन आ रहा है तो टेक्सटाइल होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड सीड्स, देखिए कुछ किस डिपार्टमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, जो इसके अंदर मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और सीड्स हो गया, बट एक्सक्लूड कर रहा है उनके अंदर कॉटन गिनिंग एंड प्रेसिंग विद द लिमिटेशन दैट इन रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ, with the limitation that in regard to development of agricultural industries including machinery and fertilizer, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आप मार्क कर लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सक्लूड हो गया है इसके अंदर से, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड सीड्स, द फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर डू नॉट गो फर्दर देन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड्स एंड फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स। इनका काम यही है, सिर्फ आपको डिमांड फिक्स करनी है, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड की हमारी डिमांड कितनी है और उनमें फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स कितना है, आप अपनी डिमांड बताएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड और फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स की हमारा ये डिमांड है और ये टारगेट है हमारा, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट लॉ टू बी एक्सपीरियंस इन पब्लिक एज फार एज दे रिलेट टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड सीड्स, बट एक्सक्लूडिंग cotton ginning pressing with the limitation that in regard to the development of industries including machinery and fertilizer,
ठीक है। तो इन्हीं का कॉटन गिनिंग प्रेसिंग जो है इनके अंडर में नहीं आएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आएगा। कॉटन, कॉटन से हम बनाते हैं क्या, कपड़े, कपड़े तो कॉटन इसलिए टेक्सटाइल के अंदर में चला गया कपड़ों का, ठीक है। बट इन ठीक है, इसके अलावा बोलता है द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर डू नॉट गो फर्दर देन द फॉर्मुलेशन, और इसका जो फंक्शन है, ठीक है, डू नॉट गो फर्दर देन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्सेशन ऑफ टारगेट। तो डिमांड क्या होगी इनकी और फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स, बस इनके, इससे आगे नहीं जाएगा। विल डू नॉट गो फर्दर देन दिस फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक आ गया हमारा शेरिक इंडस्ट्री, तो कन्वेंशन ऑन लोकस्ट कंट्रोल, प्लांट क्वारंटाइन, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो है इनमें भी जो है विल नॉट गो फर्दर देन द डिमांड्स एंड फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए लाइक इंक्लूडिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड सीड्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एंड विल नॉट गो फर्दर देन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स। और आता है आपका शेलिक इंडस्ट्री। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल सेंसस। तो एग्रीकल्चर का सेंसस कौन करेगा, एग्रीकल्चर का सेंसस तो एग्रीकल्चर ही करेगा, राइट, ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है इसमें इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पीपल नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगा। इसके अंदर अब ये देख लेते हैं इंडियन पीपल फॉर नेचुरली कैलेमिटी ट्रस्ट ये है क्या, इन नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट क्या है देख लेते हैं। The Indian People Natural Calamity Trust was created by the former ruler of Jaipur in 19 with an objective to provide relief. Okay. Government decided to wind up 115-year-old Natural Calamity Trust and transfer the balance corpus fund of 91 lakh to the Prime Minister Relief Fund. ये 2016 में बोल रहा है, बट इसका मतलब ये है अभी भी है हमारे पास। तो ये कहाँ था, नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट जो है ये एक तरीके से किन्होंने बनाया था, जयपुर के रूलर ऑफ जयपुर ने बनाया था, ये आपका रूलर ऑफ जयपुर ने, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। तो ये इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट जो है ये बनाया गया था रूलर ऑफ जयपुर के द्वारा, ठीक है। और इससे आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, मतलब दालों का और ऑयल सीड्स का की बात हो रही है, ऑयल सीड एंड पल्सेस की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी मिशन, मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, तो ये आ गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ, में आप ध्यान दीजिएगा ऑयल सीड्स एंड पल्सेस है, ठीक है। ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गया, दाल वाल का। तो टेक्नोलॉजी मिशन की बात हो रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी मिशन की, ठीक है। तो ये अब आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, फार्मर वेलफेयर के अंडर में आएगा, फैमिली नहीं फार्मर वेलफेयर के अंडर में। लिस्ट 3 बोलते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अदर देन फूड स्टफ। देखिए यहाँ बोलता है ये एडल्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अगर एडल्ट्रेशन होती है कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अदर देन फूड स्टफ, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है तो इसके आएगा अदर देन फूड स्टफ, इट्स फाइन, ठीक है। अगर फूड स्टफ की होती है तो उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास, बट यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर में होता है तो ये डील करेंगे। देन वी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, और एग्रीकल्चर से जो भी इकोनॉमिक्स है उसको भी ये एग्रीकल्चर वाले ही डील करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव प्रोफेशंस एक्सक्लूडिंग वेटरनरी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोफेशंस जो है इसी में कंट्रोल होंगे, लेकिन वेटरनरी प्रैक्टिस वाले जो है ना उनको नहीं होगा। वो आएगा वेटरनरी प्रेशर आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, ये उसके अंडर में आ जाएगा। नंबर 77 पर दिया गया है ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो वेटरनरी प्रैक्टिस जो है वहाँ पर आएगा। और इसके अलावा एक और है रिमाउंट्स वेटरनरी एंड फार्म्स ऑर्गेनाइजेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोफेशंस जो हैं अभी प्रोफेशन डायरेक्ट बोल रहा है, सिर्फ प्रोफेशंस क्या इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड प्रोफेशन, तो वो कह रहा है सिर्फ कोई भी प्रोफेशन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो आएंगे इसमें, बट वेटनरी प्रैक्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और वेटनरी प्रैक्टिस वाला जो है वो आएगा आपका एनिमल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, बट उसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पूरा ये है नाम, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम
वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज और कंटेजियस डिजीज और पेस्ट अफेक्टिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग लोकस्ट। तो यहाँ पर क्या है, मेन है आपका पेस्ट्स, इसे मेन पेस्ट्स है इंक्लूडिंग लोकस्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्फेक्टेड डिजीज उसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करेगा। प्राइस कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जो भी एग्रीकल्चर की कमोडिटीज उनका प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ये करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसमें, मतलब और क्या किसमें नहीं करेगा, जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर, वनस्पति, ये जो है आपका फूड के अंदर में आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड है ना आपका, अ, नाम बताता हूँ उसका डिपार्टमेंट का, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा। कंज्यूमर का पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट इनका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंडर में आएगा ये, ठीक है। तो एक बार रीचेक करके बताता हूँ, ये पेज नंबर 39 पर चलेंगे हम सीधा। यस, देखिए इसमें लिख रहा है ना, फूड, फूड ग्रेन्स, फूड स्टफ और शुगर, ठीक है। यहीं तो इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। वनस्पति ऑयल, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, केक, फैट, जूट, कॉटन, कॉटन टी। तो ये क्या आ रहा है, इसका प्राइस कंट्रोल कौन करेगा, तो जो प्राइस कंट्रोल करेगा कौन, रिलेटिंग प्राइस कंट्रोल तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन प्राइस कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है वो सब आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करेगा, ठीक है, ठीक है। कोई भी प्राइस कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एक्सेप्ट कर दिया है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है, फूड ग्रेन्स का नहीं करेंगे वो, शुगर का नहीं करेंगे, वनस्पति ऑयल का नहीं करेंगे, सीड्स का नहीं करेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स का, केक्स का एंड फैट्स का, जूट, कॉटन और टी का नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1983, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंजरस मशीन एक्ट, डेंजर मशीन रेगुलेशन एक्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड। तो डिपार्टमेंट एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट ऑफ डेंजरस मशीन, कोई पूछता है ये इस तरह, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसकी इसमें ना, डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1983 क्या आता है इसके अंदर, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स in commerce, in production, supply, distribution, use of production by an industry producing dangerous machines with the view to ensuring the welfare of labor operating any such machine and for payment of compensation for the death or, अच्छा, तो डेंजरस मशीन एक्ट भी जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी लेबर अगर काम कर रही है फील्ड पे, तो उसके वेलफेयर के लिए ये एक्ट जो है इसके अंडर में आया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंजरस मशीन एक्ट, एन एक्ट टू प्रोवाइड द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन, इन 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 एंड प्रोडक्शन, supply, distribution, use of product and product of an industry producing dangerous machines with a view to securing the welfare of labor. Operating such a machine and payment for compensation for the death or bodily injured suffered by any this, ठीक है। इसलिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन मशीन जो डेंजरस मशीन एक्ट है वो इसके अंदर आया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पार्ट 3 बोलता है, यूनियन टेरिटरी वाला बोलता है इसके अंदर कि एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में लगे। तो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज, ये इसके अंदर आएगा। कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग प्राइसिंग, एक्सपोर्ट सेक्टर। जनरल पॉलिसी रिलेटिंग टू मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का, मार्केटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भी इसके अंडर में ही आएगा, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइसिंग, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब इसी तरीके से जब यहाँ पे प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इनके पास में आया, इंक्लूडिंग प्राइसिंग, एक्सपोर्ट्स। इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट भी इसके अंडर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग और मार्किंग एक्ट भी इनके अंदर है। मार्केटिंग भी इसका, ग्रेडिंग भी, ग्रेडिंग, मार्किंग, प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग सब इनके पास है आपका। फिर बोलता है नेक्स्ट आपका ऑल, यहाँ पर आते हैं वापस से, फिर बोलता है ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल, जो आता है आपका ऑल मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स अदर देन द आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ, तो सारे मैटर जो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है सब इनके पास आ जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, दिस इज इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर किसके पास में है, एजुकेशन के पास में, सॉरी एग्रीकल्चर के पास में, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में है, आएगा ही आएगा इसके अंडर में। बट हॉर्टिकल्चर के ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर के अंडर में है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा बायो एस्थेटिक प्लानिंग, ठीक है, बायो मतलब कि हो गया आपका नेचर, एक तरीके से अर्थ लगा लीजिए,
उसको एस्थेटिक की तरीके प्लानिंग करनी है तो ठीक है, एग्रीकल्चर के अंडर में आ गया आपका, ठीक है। बायो एस्थेटिक प्लानिंग आ गया आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। देन वी हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रो मोर फूड, तो ये करेंगे। लैंड रिक्लेमेशन, मतलब लैंड को रिक्लेम करना, मतलब क्रिएटिंग लैंड इधर बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम मडी एरियाज और रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड, तो लैंड को रिक्लेम कर रहे हैं एक तरीके से, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, तो ये जो है एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यही करेगा आपका, ठीक है। देन नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, नेशनल लैंड यूज की जो नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, ये देख लेते हैं एक बार क्या ही आपका नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड क्या काम करता है आपका। The government has decided that the chairman of the SNB will henceforth the Union Minister of Agriculture instead of deputy chairman of the Planning Commission. Okay, or the remaining commission of the SNB. Okay. National land use क्या करता है? What is the concept of land and land use? Land use is the term used to describe the human use of land. Okay. So land use and conservation board. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है। लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक, राइट। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉटन, जूट एंड शुगर केन। तो जहाँ ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉटन, जूट एंड शुगर केन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, अगर इनकी प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल जो है ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, तो ये जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का करेंगे, एक्सेप्ट है इनके अंदर ये तीनों चीज़ें, जूट का, कॉटन का और शुगर केन। लेकिन डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इनके अंडर में आता है, ठीक है। प्राइस नहीं आता है, बट डेवलपमेंट तो इनके अंडर में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन, जूट एंड शुगर केन। तो डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर के अंडर में ही आएगा, और कौन करेगा इसको, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है कॉटन, जूट और शुगर केन का डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट तो इसके अंडर में आएगा। देन वी हैव सोयल सर्वे, ठीक है, तो लैंड वाला था, लैंड रिक्लेमेशन है, तो आपका सोयल सर्वे इन कनेक्शन विद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट सोयल कंजर्वेशन स्कीम, तो आएगा, इसे आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एट ऑल इंडिया जोन और रीजन लेवल, फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स न्यूट्रिएंट वाइज और फॉर जोन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर, देखिए आपको पहले ही बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको दिया गया है इसके अंदर, देखिए मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड सीड्स बोल रखा ना, इसी के अंडर में आपको बोला गया पॉइंट नंबर 39, आप यहाँ से जाके ना पॉइंट नंबर 39 देख सकते हैं आप, पॉइंट नंबर 39 और 39 और पेज नंबर आपका 197 पर, ठीक है। जब जहाँ पर आपका बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, तो इनका काम है, इंक्लूडिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर, सीड्स, इनका काम है। लेकिन ये कहाँ तक सीमित है, दैट दे डोंट फर्दर गो थ्रू फर्दर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्शन ऑफ टारगेट। यही बोल रहा है कि जब फर्टिलाइजर की बात है, डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर की बात आती है, की बात आती है, डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर की अगर बात आती है, मैन्योर एट ऑल इंडिया, फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स, उनका यही काम है कि आप टारगेट फिक्स कर दीजिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बता दीजिए, बस यही, ठीक है। ये पॉइंट आपका पहले से ही दे रखा है यहाँ पर 5A, 5A देख लीजिए आप, रेफर कर लीजिए, 5A पेज पर है आपका 15 पर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल, फर्टिलाइजर को कितना कंट्रोल करना है, क्योंकि यही तो इनकी था बेसिकली, कि जो फर्टिलाइजर्स है उनका टारगेट, आपको फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड और फिक्सेशन ऑफ टारगेट की, हमारी ये डिमांड है और फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स की, और हमारा ये टारगेट्स हैं, ठीक है। जब बात करते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल की, कि फर्टिलाइजर जो है कंट्रोल करना है, तो वो किसके अंडर में आएगा, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1950, इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल ऑर्डर। मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज एंड नेशनल लेवल, अब जो भी पेस्टिसाइड्स बच जाते हैं रेजिड्यूज एट नेशनल लेवल पर भी, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा, ओके। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के अंडर में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स आपका के अंडर में आ रहा है आपका, ठीक है। देन वी हैव पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज एट नेशनल लेवल, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, यहाँ पर इसकी बात आ रही थी किसकी, यहाँ पर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, तो प्रोडक्शन कौन करेगा इसका, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, तो इसकी प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन भी इन्हीं का इस पर ही है, टेक्नोलॉजी मिशन के साथ साथ में प्रोडक्शन भी है ऑयल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है, तो ये आएगा इसके अंडर में। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल लाइक डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज, हाँ हाँ, ये हमने पढ़ा था, फार्म्स वगैरह, नर्सरीज वगैरह इसके अंडर में आएगा, नर्सरीज
प्लांटेशन फॉर बायोफ्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बायोल्स इंक्लूडिंग, देखिए प्लांटेशन फॉर बायोफ्यूल्स इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर मिनिस्ट्री इन दिस रिगार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो बायोफ्यूल की देखती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखती है, ठीक है। बट ये भी है। और जो सॉइल है ना, आपको यहाँ पे आपको लिखा है सेंट्रल सॉइल सर्वे इन कनेक्शन विद डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो है अपने, लेकिन सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंडर में आएगा। सेंट्रल सॉइल की बात करते हैं, सॉइल सर्वे एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस सॉइल कंजर्वेशन टू स्टेट सॉइल कंजर्वेशन स्कीम, तो ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन की, सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च सेंटर, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका जल शक्ति के अंडर में, सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च, सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो वो आपका जल शक्ति के अंडर में आएगा, ठीक है। सॉइल सर्वे, सॉइल का सर्वे करवाना डेवलपमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स, तो ये आपका एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा। लेकिन जहाँ पर सेंट्रल सॉइल और मटेरियल रिसर्च की बात आ जाए तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन के अंडर में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 ये आ जाएगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री, तो ये आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री, ये आपका पहुंच जाएगा इसके अंडर में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री, ठीक है। फर्टिलाइजर कंट्रोल के बारे में बता दिया आपको, पेस्ट रेजिड्यू पता चलिए आपको, इंसेक्टिसाइड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्ट जो इसके अंडर में आएगा। देन एग्रीकल्चर मशीन पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ट्रेनिंग इन द कंट्री, ठीक है। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, नर्सरीज एंड प्लांट बायोफ्यूल्स हो गया, मैकेनाइज्ड फार्म्स हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया आपका। देन यू हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल मैटर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट प्रमोशन बट एक्सक्लूडिंग मैटर इनटू सर्टिफिकेशन, अगर जो सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वो इनके अंडर में नहीं आएगा। और प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट भी है जो इनके अंडर में आएगा, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो फार्म आ गया, नर्सरी आ गया, ये आपका दोनों इन्हीं के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव नर्सरीज आ गया आपका, फार्म्स आ गया आपका, बायोफ्यूल्स आ गया, बायोफ्यूल्स वैसे पेट्रोलियम के अंडर में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बट एक्सक्लूडिंग मैटर्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑल अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद एनी अदर सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द लिस्ट एक्सेप्ट द डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एविएशन में नहीं आएगा ये, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एविएशन ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की हमने क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसके अंडर में आएगा क्वालिटी कंट्रोल, फर्टिलाइजर कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल जहाँ वर्ड आ रहा है, ठीक है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ठीक है। रेनफेड एरिया अथॉरिटी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जो रेन से एरिया जो है रेनफेड एरिया है अथॉरिटी, उसी का इसके अंदर में आएगा। ऑल मैटर परटेनिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेप्ट रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री से जो भी कंसर्न है वो सब कुछ इसके अंडर में आएगा, सिर्फ इसके रिसर्च के अलावा। मैटर रिलेटेड टू डैमेज टू क्रॉप्स, अगर मान लीजिए किसी क्रॉप को डैमेज हो जाता है, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर एसेड बाय द ड्रॉट, हेलस्टॉर्म या पेस्ट, कोल्ड वेव एंड फ्रॉस्ट, वो जो है इसके अंडर में आएगा। दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेज हो जाता है किसी क्रॉप्स को, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स, जो रिलीफ मेजर्स आपको प्रोवाइड देने होते हैं, नेसेसिटेड बाय ड्रॉप, नेसेसिटेड बाय ड्रॉट, हेलस्टॉर्म एंड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
ऑलराइट, तो इसके अलावा हम बात करें अगर डैमेज मैटर्स रिलेटेड टू डैमेज टू क्रॉप्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स नेसेसिटेड बाय ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स, कोल्ड वेव एंड फ्रॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान दे लीजिएगा इस पर, इस वाले पॉइंट पर। दैट इज मैटर्स रिलेटेड टू डैमेज ऑफ क्रॉप्स, अगर मान लीजिए कोई भी डैमेज पहुंचती है क्रॉप्स को, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर तो है नेसेसिटेड बाय ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स, कोल्ड वेव्स और फ्रॉस्ट, नॉट ओनली टू क्रॉप्स। अगर मैटर कर रहा है कि इसके अलावा मैटर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू ड्रॉट, अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमन लाइफ को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ड्यू टू ड्रॉट, सूखे की वजह से है, तो वो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंडेटनेस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंडेटनेस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इसी के अंडर में आएगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसको फाइनेंस की तरफ मत मोड़ दीजिएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इंडेटनेस। देन वी हैव क्रॉप का इंश्योरेंस, क्रॉप कैंपेन्स, क्रॉप कंपटीशन, फार्मर इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं के अंडर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्कीम्स रिसीव फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, इन्हीं के अंडर में आएगा। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया एक प्रोग्राम है आपका, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी ऐसा ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है प्रोग्राम है, तो वो आपका आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स इन रूरल एरियाज, अगर रूरल एरियाज के अंदर मार्केट सेटअप करनी है, एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप करनी है रूरल एरियाज के अंदर, तो वो आपका इसके अंडर में आएगा। वेयर हाउसिंग इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग रूरल गोडाउन्स, रूरल के अंदर गोडाउन अगर आपको सेट करनी है, वेयर हाउसिंग ऑफ इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग रूरल गोडाउन्स। ठीक है, एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, तो समझ में आता है। वेयर हाउसिंग ऑफ रूरल एरियाज, वेयर हाउसिंग इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग, अगर रूरल के अंदर कोई गोडाउन बनाना है तो वो आपका रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा, याद रखिएगा इसको, गोडाउन बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आएगा। देन वी हैव सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इन रूरल एरियाज, अगर एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप करनी है रूरल एरियाज के अंदर, तो वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस तो ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड ठीक है, मैटर टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू ड्रॉट और ड्यू टू कोई भी क्रॉप की परेशानी नेसेसिटेड बाय ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, फ्रोस्ट, सब कुछ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये आपका डिपार्टमेंट आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका इसका है बी पार्ट आता है इसका। बी पार्ट से डिपार्टमेंट, इसी का बी पार्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विच फॉल विद इन लिस्ट वन, ठीक है, शेड्यूल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, फंडामेंटल अप्लाइड एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन including coordination of such research and higher education, agriculture, agroforestry, animal husbandry, dairying, fisheries, agriculture, engineering, horticulture, including agriculture strategy, economic marketing। फंडामेंटल अप्लाइड एंड ऑपरेशनल रिसर्च की अगर हम बात करें, देखिए फंडामेंटल अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च की बात करें और हायर एजुकेशन की बात करें, एंड इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ सच रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। तो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन में तो है ही है, कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, कोऑर्डिनेशन है ना भाई, तो फूड एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन तो कर ही देगा ही। इसके अलावा बोलते हैं सेस फॉर फाइनेंसिंग टू दी ICAR है ना आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो जो है ये इसके अंडर में ICAR आता है आपका रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आता है आपका ICAR। तो इसमें सेस, सेस फॉर फाइनेंसिंग, सेस जो है कौन लगाएगा इसके अंदर, सेस, सेस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ दी ICAR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन लगाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन लगाएगा। डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का नाम नहीं आता है, सीधा मिनिस्ट्री देगा, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर, और दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो सेस लगाएगा हमारा ICAR के ऊपर। ठीक है, एंड द कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम अदर देन दोज रिलेटिंग टू टी, कॉफी एंड रबर, और इसके अलावा कोई भी कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम है आपका, अगर आपका कोई भी कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम है अदर देन दोज रिलेटिंग टू टी, कॉफी या रबर, टी, कॉफी या रबर को छोड़ के कोई भी कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम, तो इसमें आएगा शुगर केन रिसर्च। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि शुगर केन की जो रिसर्च है
वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आएगा, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है ना, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में नहीं आएगा। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फूड से रिलेटेड अगर मैं आपको कहूँ तो 2-3 ही ऐसे डिपार्टमेंट है जो फूड से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक तो आ गया, देखो फूड प्रोसेसिंग तो आपको पता बिल्कुल ही अलग हो गया एक तरीके से। एक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमन अफेयर्स में आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये आ गया आपका। ठीक है, कॉमर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देन हाँ, थोड़ा सा जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है ना, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, ये थोड़ा सा आपका इससे थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर इसमें के अंदर भी है, फर्टिलाइजर वहां पर भी है। तो इस तरीके से काफी कुछ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो शुगर केन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन रिसर्च, देखिए शुगर केन जो है पूरा पूरा शुगर केन का, शुगर केन ही शुगर का एक तरीके से अगर मैं कहूँ आपको, तो पूरा का पूरा जो शुगर है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर। पेज नंबर 40 पर मूव हो जाइए आप। पेज नंबर 40 पर आ गए हम। तो पेज नंबर 40 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में पूरा डाइटेड ऑफ शुगर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर इंटरनेशनल शुगर काउंसिल, शुगर डेवलपमेंट फंड, सब कुछ जो है। लेकिन शुगर केन रिसर्च जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आएगा। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर केन सामने लिख लीजिए, से रिलेटेड कुछ भी आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं यार, कंज्यूमर अफेयर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है आपका, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर में आएगा ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी आएगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड। ठीक है, शुगर केन रिसर्च। इसके अलावा बोलता है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इसके अंडर में आएगा ही प्लांट एनिमल एंड फिश इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। अगर किसी भी प्लांट की, एनिमल की या फिश की इंट्रोडक्शन करनी है आपने, ठीक है, तो प्लांट एनिमल या फिर फिश इंट्रोडक्शन या फिर उसको एक्सप्लोर करना है, तो इनके अंडर में आएगा। ठीक है, प्लांट एनिमल या फिर फिश की इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन जो है वो इनके अंडर में आएगा। देन वी हैव ऑल इंडिया सॉइल लैंड यूज सर्वे रिलेटिंग टू रिसर्च, ट्रेनिंग, कोरिलेशन, क्लासिफिकेशन, सॉइल मैपिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हमारा सिर्फ एक सेंट्रल सॉइल मटेरियल रिसर्च वाला जो है वो जल शक्ति के अंडर में है। जल शक्ति में भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन में, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो फाइनल असिस्टेंस जो स्टेट गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ये देंगे। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, एक वर्ड आता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। क्या हमें लगता है यार, डेमोन्स्ट्रेशन तो मतलब क्या? देखिए, जैसे कि वहां पर हमने पिछले वाले इसमें पढ़ा है आपका, इसमें जैसे लैंड रिक्लेमेशन था ना, तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि लैंड रिक्लेमेशन मतलब कि लैंड को जो है अच्छे तरीके से भर के, और दूसरे तरीके से क्या है, मतलब या तो लैंड को या तो उसमें से पानी हटा के लैंड यूज करने के लिए बनाया जाए, या फिर कहीं पर ज़्यादा पानी है तो उसमें जो है बड़ी एरियाज में जो मिट्टी वगैरह डाल के उसको लेवल करके उसको लैंड को यूज कर लिया जाए, तो वो आता है आपका लैंड रिक्लेमेशन के अंडर में। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड जो है इसके अंडर में है। बात करते हैं हम यहाँ पर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की। तो यहाँ पर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रोग्राम था जिसके अंदर जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बात की थी पर यूनिट एरिया की। पर यूनिट एरिया हम किस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। देन वी हैव आईसीआर, और आईसीआर का सेक्टर इसके अंडर आ गया। तो आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल रिसर्च सेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स, ब्यूरोस ऑफ एंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट, जो जितने भी आईसीआर के अंडर में सब जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आएगा। देन वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ बायोफ्यूल प्लांट्स। अगर इसकी भी कोई हमें रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में, इंप्रूवमेंट में, अगर डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स तो वहां पर आ गया। अगर इस पर रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स, तो वो इनके अंडर में आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज डन। चलिए जी, हाँ, तो हमारी पहली मिनिस्ट्री देख ली। हमारी पहली मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, दूसरी मिनिस्ट्री जो हमारी आती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष में हमने क्या देखा था, कुछ जो नेचुरोपैथी और योगा और आपका आयुर्वेद इन सब से रिलेटेड है, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। और इंडियन मेडिसिन इसके अंदर एक टर्म टर्म था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंदर आपको सिर्फ ये भी आता है, दैट इज अगर आपको पता है ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा। सोवा रिक्पा पता है क्या? सोवा मतलब वो जो पल्स एनालिसिस करते हैं ना, वो होम्योपैथी। तो ये सब कुछ जो है आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के अंडर में आता है, ठीक है। इसको फार्माकोपोया, फार्माकोपिया कमीशन, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, कुछ भी फार्माकोपिया हो, कुछ भी फार्माकोपिया मतलब पता है आपको, मैंने पढ़ा था लेकिन भूल गए, कहते हैं एक बार इसको, फार्माकोपोइया, that is an official publication containing list of medicinal drugs which their effects and directions for their use, okay। तो यहाँ पर एक अच्छा वर्ड मिला फार्माकोपिया, क्या है बेसिकली, दैट्स एन ऑफिशियल पब्लिकेशन, ओके। आपको एक तरीके से ऑफिशियली जो है उसको पब्लिश करना है, तो ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग, क्या कंटेन करना है, अ लिस्ट ऑफ, आपने मेडिसिन के ऊपर देखा होगा ना, बता देता है कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। तो मेडिसिनल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट्स, ठीक है, विद देयर इफेक्ट्स एंड फॉर देयर यूज एंड डायरेक्शंस फॉर देयर यूज, ठीक है, उनकी किस तरीके से यूज करना है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं फार्माकोपिया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसके में, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं, अंदर क्या क्या आता है, एक फास्ट रीडिंग लेंगे हम इसके अंदर बस एक यही आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है आपका, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, रोवा सिक्पा, देन होम्योपैथी एंड आयु सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। इसका डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब कुछ, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन, रिसर्च, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग असिस्टेंट आयुष आयु सेटिंग मेंटेनेंस दिस, ठीक है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, होम्योपैथी। तो ये जो वर्ड जितने भी आ रहे हैं ना, आपका सेंट्रल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन आ रहा है, होम्योपैथी आ रहा है, फार्माकोपिया आयुर्वेदिक आ रहा है, देन वी हैव होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। सब जो इनके अंडर में आ रहा है, रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, एजुकेशन ट्रेनिंग इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ दिस हायर ट्रेनिंग अब्रोड। तो सब कुछ जो है इसके अंडर में है, ठीक है। ये चलता है आपका कार्डर फॉर्मेशन कंट्रोल इंक्लूडिंग फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, रिक्रूटमेंट प्रमोशन, ठीक है, टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी डॉक्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सीजी, जो भी होम्योपैथी से रिलेटेड है सब कुछ इनके अंडर में है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट विल कंटिन्यू टू बी द विद द डायरेक्टर, तो इनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो है विल कंटिन्यू टू बी द डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस। मैटर्स ऑफ कार्डर फॉर्मेशन कंट्रोल इंक्लूडिंग फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट of recruitment rules, recruitment promotion of all other services related to Indian system of medicine and homeopathy, director of CGHS, and then इसके अंदर में आएगा नोट बोलता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट विल कंटिन्यू टू बी द डायरेक्टर टू बी विद द डायरेक्टर CGHS, जो है इनका, इनके अगर हम इनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये इनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट है ये डायरेक्टर CGHS के अंदर में आते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, डायरेक्टर CGHS के अंदर में है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका legislative proposal pertaining to Indian system of medicine and homeopathy of India requiring sanction from National Medicinal Plant Board, ठीक है, including promotion and propagation of medicinal plant and implementation of schemes thereof and Indian Medicine Pharmaceutical Corporation, ये इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट आपका मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। वैसे तो आप समझ सकते हो कि नेशनल जो है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड किस में आएगा, नेशनल मेडिसिन के केस में तो प्लांट ही तो यूज करते हैं आयुष में, ठीक है। तो इसलिए आपका केस में आ गया नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आएगा। तब तक हमने अब तक हमने दो पढ़ी हैं आपकी मिनिस्ट्री, दैट इज फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आता है, और सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आता है, दूसरा था मिनिस्ट्री आयुष हमने पढ़ा। तीसरी मूव हो रही है, तीसरी मिनिस्ट्री हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो तीसरी हमारी जो मिनिस्ट्री है कहीं ना कहीं रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम पहले से ही बात कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, तो इसके अंदर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर आ रहा है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट। तीसरी जो हमारी मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, पहले मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, 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 मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमारे मिनिस्ट्री का, तीसरी मिनिस्ट्री का नाम है हमारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, केमिकल के साथ साथ में फर्टिलाइजर भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर जो है किसके साथ में, केमिकल की याद आती है, केमिकल के साथ फर्टिलाइजर क्या है आपका, यूरिया हो गया, फर्टिलाइजर क्या आपका, फॉस्फेट हो गया, ये क्या है, दीज आर केमिकल्स एक्चुअली, जिनको बोलते हैं ना, जब भी हमारे इसमें यूज होते हैं ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जब भी यूज होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यार केमिकल्स यूज हो रहा है, केमिकल्स यूज हो रहा है, हम हमेशा कहते रहते हैं केमिकल। इससे हमें रिलेट करना है कि जब भी अगर बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल की, तो केमिकल के साथ में फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की बात है तो केमिकल ऑटोमेटिकली इसके साथ में जुड़ जाएगा। दिस नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इस पर ध्यान देंगे हम। चलते हैं यहाँ पर, क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, ठीक है। बात करते हैं कैसे है इसमें अंदर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो पहले डिपार्टमेंट का नाम दिया केमिकल के नाम से, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो कौन सा हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पहला नाम दे दिया उन्होंने केमिकल के नाम से, दूसरा नाम आया आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। तीसरा आया आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि केमिकल्स ही यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, और होता क्या है, नेचुरल तो कुछ है नहीं, तो क्या है, ड्रग्स। तीसरे का जो नाम आया दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को जो है हम हेल्थ के अंडर में समझते हैं, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, फार्मास्यूटिकल जो है हेल्थ के अंडर में नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट अंडर में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारे मिनिस्ट्री का नाम आया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो पहला डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा आ गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, और तीसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो थर्ड मिनिस्ट्री आई है हमारे पास वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल जैसे नाम आएगा एकदम से कलेक्ट होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसका पूरा नाम क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो पहली मिनिस्ट्री, पहले डिपार्टमेंट का नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल आता है, दूसरा आता है दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरे नंबर क्या आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 डिपार्टमेंट आ गए, लेट्स चेक दिस आउट। अगर हम बात करते हैं इसका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल के अंदर क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले ही दे दिया उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स देखिए सबसे पहला ही दिया उन्होंने इंसेक्टिसाइड्स। और अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ पर हमने, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, जब हम पढ़ रहे हैं आपके एग्रीकल्चर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारे पास एक वर्ड आया था इंसेक्टिसाइड्स, आया है 100%, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है। तो आपको यहीं पर अपनी बुक के अंदर लिख लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर इंसेक्टिसाइड दे रखा है, तो इंसेक्टिसाइड किसके पास है, इंसेक्टिसाइड एक तरीके से केमिकली तो है, ये केमिकल है, तो किसके पास चला गया, ये चला गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पास, ठीक है। लेकिन अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में बात करें, तो ये जो है आपका, ये एक्ट जो है ये आता है एग्रीकल्चर के अंडर में, और इंसेक्टिसाइड आता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के अंडर में आएगा ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट क्या बोलता है आपको, जो है ना हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये आता है आपका किसके अंडर में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट किसके अंडर में आएगा आपका, ये आ रहा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट किसके अंडर में आ रहा है, ये एक्ट आ रहा है आपका एग्रीकल्चर के अंडर में, इंसेक्टिसाइड्स आता है आपका केमिकल के अंडर में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंडर में आता है इंसेक्टिसाइड्स, और जहां ये लिख रखा है ना आपका इसी में एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो इंसेक्टिसाइड्स के आगे सामने लिख लीजिए यहीं की ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आ रहा है ये, ठीक है। और मिनिस्ट्री नहीं, डिपार्टमेंट का नाम भी लिखिए, किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आ रहा है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। डाई, तो हम जब डाई करते हैं जैसे अपने बालों में डाई, डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, तो डाई जो है पूरा केमिकली तो होता है। जब हम बालों में डाई करते हैं, क्या है डाई? डाई एक केमिकल है, ठीक है, तो ये किसके अंडर में आ रहा है? लेकिन हाँ, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो डाई है, कहीं डाई हम जो है फार्मास्यूटिकल्स में तो नहीं डाल सकते? फार्मास्यूटिकल्स में सिर्फ दवाई आएगी, डाई दवाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाई है ये किस में अंदर आता है? आपका केमिकल है ये डाई, जो हम बालों में लगाते हैं पूरा केमिकली तो होता है, राइट। तो डाई और डाई स्टफ, डाई इंटरमीडिएट जो है, जो सब कुछ भी, दिस विल बी पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोल ऑल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स नॉट स्पेसिफिकली अलाउड टू एनी मिनिस्ट्री। कोई भी ऑर्गेनिक आपसे पूछ रहे, बताइए इनऑर्गेनिक केमिकल, भाई केमिकल तो है, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, कुछ भी है इसी के अंडर में आएगा। प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंड असिस्टेंस टू ऑल इंडस्ट्रीज डेल्ट विद द डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी सब कुछ। भोपाल गैस लीक डिजास्टर, भोपाल, भोपाल जो गैस है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें मिथाइल आइसोसेनेट था ना, और यूनियन कार्बाइड, जिसको यूनियन कार्बाइड की वजह से होता है, जिसको हम डो केमिकल बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसेनेट गैस थी जिसके अंदर। तो भोपाल के अंदर जो गैस लीक डिजास्टर हुआ था, उसके लिए उसके जो स्पेशल लॉज है, तो इसके आपने इसको याद रखना है, यूनियन कार्बाइड गैस से। ये जो यूनियन कार्बाइड है, ये यूनियन कार्बाइड को हम बोलते हैं डो केमिकल्स, डो केमिकल्स हैं, ठीक है। यूनियन कार्बाइड क्या होता है? डो केमिकल, जैसे डो बनाते हैं ना, तो डो केमिकल्स था, उसी वजह से ऐसा हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड डो केमिकल्स याद रखिए, तो आप भोपाल गैस को केमिकल से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। गैस लीक है, आप सोचेंगे नहीं गैस है किसी और जाएगा, नहीं जाएगा, अंदर जाएगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल भी इसके अंडर में है। आप ये तो देखिए ना, अगर गैस आ रहा है तो कोई गैस अगर यूज हुई तो क्या है, वो पेट्रोकेमिकल के अंडर में लगा लो यार, किसी तरीके से तो लगाओ इसको, ठीक है। तो भोपाल गैस, गैस लीक हो रही है। अब गैस कौन सी है? गैस मतलब कोई नॉर्मल गैस तो थी नहीं, ज्वलनशील गैस थी ना, मतलब पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कोई गैस थी ना, तो पेट्रोकेमिकल के अंडर में कर दो इसको, भोपाल गैस को। पेट्रोकेमिकल तो इसके अंडर में है ही, क्योंकि नाम है डिपार्टमेंट का यही है। इंडस्ट्री इंटू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक सिंथेटिक फाइबर, देखिए सिंथेटिक जो फाइबर है नॉन सेल्यूलोसिक, ठीक है, जो सिंथेटिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से जो है जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया। तो यहीं पर मैं आपको बात बता दूं, रेयोन एक उसमें होता है, रेयोन जो होता है वो जो होता है वो प्लांट से डिराइव किया जाता है, ठीक है, रेयोन, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिंथेटिक फाइबर है तो पूरा केमिकल से होते हैं ना, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, ये पूरा सब कुछ। सिंथेटिक रबर, एक तो होती है रबर, एक होती है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होती है? बेसिकली देखिए, आपको प्लास्टिक्स इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन, प्लास्टिक तो आपका केमिकल के अंडर में आएगा ही आएगा। देन वी हैव रबर, कौन सी? वो भी सिंथेटिक। सिंथेटिक रबर कौन सी होती है? दैट इज एन आर्टिफिशियल इलास्टोमर इज रेफर्ड टू एज सिंथेटिक रबर, usually derived from additional polymer of polyene monomers, and unless the synthetic rubber is disclosed as a polysulfide rubber, laminates containing such a layer will be classified with additional polymer। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि सिंथेटिक रबर क्या है। ये है सारे सिंथेटिक रबर, ठीक है। ये जो आपका जो टायर्स जो यूज होते हैं ना, इसमें कोई रबर जो प्लांट से ऑब्टेन होती है वो वाली रबर नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। दीज आर सिंथेटिक रबर्स, ठीक है, जिसमें टायर बनता है, टायर ट्यूब्स ये जो बनते हैं, देखिए मेनली टायर पर ही ज्यादा फोकस दे रखा है इमेजेस से जो हमें पता चल रहा है। तो ये क्या है? पूरा सिंथेटिक रबर है ये पूरी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम आपका। तो यहाँ तक सिंथेटिक रबर तक क्लियर हो गया। फिर बोलते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में क्या? इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक एंड मोल्डेड गुड्स। तो प्लास्टिक के बाद आता है तो वो भी आपका केमिकल के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का जो डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, वो कवर होता है, राइट। चलिए जी यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे बात करते हैं हम, आगे आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग बात करते हैं। To the planning for fertilizer production including import of fertilizer through a designated canalizing agency, ये कौन करेगा आपका? ये सब का सब आपका प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी, सब यही करेगा आपका प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ठीक है, सब यही होगा। डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा यही आपका, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आएगा ये, ठीक है। उर्वरक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आएगा। प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी, ठीक है, इसमें आएगा। प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी, सब इसके अंडर में आएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। Planning for fertilizer production, including import of fertilizer through a designated canalizing agency,
सब इसके अंडर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की, चलिए आपकी बात मान ली वैसे हमने, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन तो होगा इसमें, नो डाउट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसी में हम सर्च कर रहे हैं हमारे लिए, अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर तो है यार, हम इससे पहले जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, इसके आगे आते हैं। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मशीनरी फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये इससे इससे जो है इन्हीं के पास में था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग मशीन फर्टिलाइजर एंड सीड्स, ठीक है। फंक्शन डिमांड फिक्शन ऑफ टारगेट। तो यहाँ पर क्या इसमें जो ये फर्टिलाइजर है, क्या इसमें इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है? प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड एजेंसी, allocation and supply linkages for movement of distribution of urea, administration of concession schemes and management of subsidy, control and decontrol fertilizer including for urea, administration of fertilizer movement control order, ठीक है, इफको, क्रिप्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड, बस यही है। मतलब एक तरीके से जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चलिए तो मान लेते हैं इसको, चलिए ठीक रहा आपका, ये भी ठीक रहा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर। डिमांड को तो वही करना है आपने, है ना, उसके अंडर में आ रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लिख लीजिए यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हाँ, कंट्रोल की अगर बात आई है ना, कंट्रोल ऑर्डर 1957 में, ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कह लीजिए, डिपार्टमेंट बुक कह लीजिए ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसके अंडर में आता है। देन वी हैव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर, है आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर जो है, वो भी आपका सेम आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा दो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका। तो बात करते हैं अगर हम इसमें यहाँ पे, तो प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी, तो वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आएगा। देन वी हैव एलोकेशन एंड सप्लाई लिंकेजेस, मतलब कितना है, किसको एलोकेट करना है, सप्लाई लिंकेजेस फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया in terms of assessment made by the Department of Agriculture and Farmer Welfare। तो किसको, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको असेस किया, इतना चाहिए, एलोकेट करेगा। सप्लाई लिंकेजेस फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का काम है। थर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशन स्कीम्स, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडी फॉर कंट्रोल्ड एज वेल एज डीकंट्रोल्ड फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ रिटेंशन प्राइस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिटेंशन प्राइस जो है फॉर यूरिया, ठीक है, एज वेल एज क्वांटम ऑफ कंसेशन ऑफ decontrolled fertilizer, costing of such fertilizer and pricing of phosphatic and potassic fertilizer, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1960, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप यहाँ जाते हैं कि एलोकेशन, एंड यहाँ से ये आता है आपका ये मूवमेंट ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1960, ये यहाँ से एलोकेशन ऑफ सप्लाई लिंकेजेस फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया है। तो यहाँ पर मूवमेंट जैसे आता है, तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1960 है, एलोकेशन, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो भी अपने तरफ से असेसमेंट करता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना देना है, तो वो एलोकेशन ऑफ सप्लाई लिंकेजेस फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसी वजह से, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये जो एलोकेट करता है और सप्लाई लिंकेज फॉर मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया है, तो इसकी वजह से इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1960 है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये मूवमेंट कंट्रोल है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल है यहाँ पर, ठीक है। मूवमेंट वाला उनके पास है फर्टिलाइजर के पास, और सिंपल ऑर्डर जो है वो आपका एग्रीकल्चर के पास है, ठीक है। क्रिप्को और इफको और क्रिप्को दोनों याद रखिएगा। इफको क्या होता है, दैट इज इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको क्रिप्को है आपका कृषि भारती कोऑपरेटिव,
दोनों के दोनों फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है। दोनों में क्या बनता है आपका, दोनों में फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है। तो इफ्को और क्रिप्को, इफ्को क्या है, इफ्को है आपका इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, ये पता नहीं दो बार एफ क्यों लगाया है, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को। इफ इफ्को इंडियन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होना चाहिए इसको, है ना। इफ्को की फुल फॉर्म देखिए यार वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, भाई क्या, फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लिमिटेड, और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। क्रिबको और इफ्को दोनों है आपकी कृषक, इसको बोलते हैं कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को और क्रिबको तो ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, ठीक है। और इंडियन पोटाश लिमिटेड तो ऑटोमेटिकली इसके अंडर में आ ही जाएगा। बात करते हैं हम आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की हमारा जो तीसरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर, तो पहला आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, दूसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरा आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है ये देख लेते हैं जरा। इसमें क्या बोलता है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफिकली अलॉटेड टू द डिपार्टमेंट। कोई भी ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल, ठीक है, अगर किसी और को नहीं अलॉट किया गया तो सब कुछ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के पास है। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस क्या क्या, जैसे इंडस्ट्री इश्यूज relating to promotion, production and manufacture excluding those specific to the department। तो मेडिकल डिवाइसेस एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी है ना, ये आपको लगता है हेल्थ के अंडर में जाएगी, मेडिकल डिवाइसेस नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यही यही किसी चीज से भी रिलेट कीजिए। मेडिकल डिवाइसेस फार्मास्यूटिकल से रिलेट कीजिए, कैसे करेंगे आप इसको, फार्मास्यूटिकल से रिलेट, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई, है ना। अब दवाई लेने जाते हैं आप केमिस्ट की शॉप पे, केमिस्ट की शॉप पे आपको मेडिकल डिवाइसेस भी मिलते हैं, मेडिकल डिवाइसेस लाइक थर्मामीटर भी मिलता है आपको, ठीक है, स्टेथोस्कोप भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस की बात हो रही है, मेडिकल मशीन्स की बात नहीं हो रही, मेडिकल डिवाइसेस की बात हो रही है भाई, छोटे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। इंजेक्शन मेडिकल डिवाइसेस है, कहाँ जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स पे जाएगा भाई, फार्मास्यूटिकल्स जाएगा, ठीक है। और देखो, और देखो इसी चीज से रिलेटेड कोई छोटे छोटे मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल से डिवाइसेस जो भी होते हैं छोटे छोटे सब, किसी से कुछ भी मान लीजिए किसी का पैर टूट रखा है, उससे रिलेटेड कोई भी मेडिकल डिवाइसेस है वो वहाँ पर मिल जाएंगे, केमिस्ट के पास मिल जाएंगे। फार्मास्यूटिकल सारा भाई पूरा फार्मा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे भी आपको जानना है मेडिकल डिवाइस से रेट कर लीजिए इसको, फार्मास्यूटिकल्स को, ठीक है। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल का, ऑब्वियसली प्रमोशन कोऑर्डिनेशन वही करेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर स्किल्ड फार्मास्यूटिकल वही करेगा, एजुकेशन ट्रेनिंग इंक्लूडिंग हाई रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, सब कुछ यही करेगा। प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यही करेगा, इंटरनेशनली भी यही करेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी देगा विद नेशनल हैजार्ड इन फार्मास्यूटिकल ऑल मैटर रिलेटेड टू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ऑल मैटर प्राइसिंग अथॉरिटी भी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्राइमरी एजुकेशन भी, ठीक है। एजुकेशन फॉर फार्मेसी आ गया ना, बस खत्म हो गया। प्लानिंग डेवलपमेंट कंट्रोल एंड सिस्टम विद द डिपार्टमेंट बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, बंगाल केमिकल्स से तो फंस जाओगे यार, बंगाल केमिकल्स किसका नाम है, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भाई। देन वी हैव हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल, और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम इसमें एक वर्ड और जोड़ दें एंटीबायोटिक का, तो कहीं ना कहीं ठीक है आपका, तो इसके अंदर दोनों हमारा आ जाएगा, कर्नाटक एंटीबायोटिक और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं, एंटीबायोटिक आपके हिसाब से किसके किसके पास रहना चाहिए आप, एंटीबायोटिक अब जैसे जैसे मान ले बात करते हैं हिंदुस्तानी एंटीबायोटिक लिमिटेड, तो ये फर्म जो है ये एंटीबायोटिक्स बनाती है, ठीक है। अब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात हो रही है, वहाँ पर हेल्थ में भाई फैमिली वेलफेयर की बात हो रही है, कहाँ आप इसको एंटीबायोटिक को घुसा रहे हो, इतने सारे डिपार्टमेंट को बांट रखा है। तो इनमें से जो है हमारे पास जो ये आता है आपका डिपार्टमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ही एक तीसरा है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल को अगर आपको ये याद है कि केमिकल और फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो कि जो एंटीबायोटिक्स है दैट्स अ पार्ट ऑफ फार्मा, एंटीबायोटिक्स इस तरह से याद कर सकते हैं भाई। मैं तो ये कहूंगा कि फार्मास्यूटिकल मतलब जो हमें लगता है ना, फार्मास्यूटिकल मतलब हमें लगता है केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल मतलब हमें लगता है केमिस्ट, तो केमिस्ट में एंटीबायोटिक भी मिल जाएंगे यार, मेडिकल डिवाइसेस भी मिल जाएंगे आपको,
ड्रग्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ड्रग्स का मतलब वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स का मतलब भाई जो दवाई होती है उनको भी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाले ड्रग्स भी मिल जाएंगे। तो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड हिंदुस्तान। अगर आपने इसको केमिस्ट से रिलेट कर दिया फार्मास्यूटिकल को, तो आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है केमिस्ट से, ठीक है। अगर इसको केमिस्ट मान लो, आप इसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट मान लो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट कह दो इसको एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसमें से ये जो सारी चीजें हैं ये रिलेट कर पाएंगे इसको। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक तरीके से हम केमिस्ट से रिलेटेड, तो ड्रग्स हमें फार्मा जो जो पॉइंट्स इसके अंदर, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, केमिस्ट से मिल जाते हैं। मेडिकल डिवाइसेस हमें केमिस्ट से मिल जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमें केमिस्ट से मिल जाते हैं। बस यही तो है। और इन चीज़ों से रिलेट करके हम रिलेट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या क्या आता है, राइट। तो अगर हम अपना रिवाइज करें, हमें कौन कौन सी पढ़ी अब तक हमने पढ़ी है, पहली मिनिस्ट्री पढ़ी है हमने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट आता है, पहला था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। दूसरी मिनिस्ट्री पढ़ी हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और तीसरी मिनिस्ट्री पढ़ी हमने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिसके अंदर दो डिपार्टमेंट आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अकेली मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर तीन डिपार्टमेंट है। पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल आता है इसके अंदर, ठीक है? दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है आपका दूसरा क्या आता है, बताइए बताइए। डिपार्टमेंट आ गया आपका, सॉरी, दूसरा आएगा आपका, वंडरफुल, यही आएगा क्या भाई, नाम से देखना इसका, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो पहला आ गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, दूसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, और तीसरा आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर में दो चीज़ याद रखनी है, मेडिकल डिवाइसेज, केमिस्ट याद रख लो, उससे याद रहेगा आपका, ड्रग्स भी, फार्मास्यूटिकल्स भी, मेडिकल डिवाइसेज भी, एवरीथिंग, एंटीबायोटिक भी, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, आगे चलते हैं आपका। चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हम काफी बार पढ़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर और तो कुछ है नहीं, अकेली सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट, एयर नेविगेशन से रिलेटेड जो कुछ भी आता है, एरोड्रोम्स मतलब स्मॉल एयरपोर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी आता है, इसके अंडर में आएगा, एक्सेप्ट करा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ एयर नेविगेशन, ठीक है। हजार्ड फ्री वगैरह करने के लिए वो हमें नहीं पता किसके अंडर में आएगा, ठीक है। कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, इसके अंदर बोलता है प्रोविजन ऑफ नेविगेशन एंड अदर एड्स, ठीक है। कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय एयर, ये कौन करेगा, ये करेगा यार, गुड्स बाय एयर। डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एरो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स इकोसिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एरो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एरो रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल एरो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इकोसिस्टम पूरा पूरा कौन तैयार करेगा, 3A आपका है डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एरो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कोई कमर्शियल प्लेन्स वगैरह जो उड़ा रहे हैं, कमर्शियल प्लेन्स हैं, वो सबकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसके पास आएगी आपकी, सबकी जो है डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एरो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इनके पास है पूरा। इशूइंग ऑफ टेक्निकल लाइसेंस, सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर यूज ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, ठीक है, हमारे पास नहीं आएगा। प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट का जो एयर ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर अगर गूगली कर दी थी इन्होंने, प्राइवेट की जगह लिखा था पब्लिक एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो, हालत खराब हो गई, समझना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो इंडस्ट्री, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो आएगा आपका। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल, देन कॉमनवेल्थ एडवर्सरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों यार, इनके नाम याद रख लीजिएगा। क्या गया आपका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आप मेकआउट कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, फिर आपका आपका था कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आ रहा है, देन कॉमनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल आ रहा है, देन वी हैव कॉमनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल, ठीक है। और इसमें ऑल एयर इंडिया लिमिटेड जो आ रहा है वो आ रहा है, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आ रहा है, उसकी सब्सिडरी है ये आपका होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पहले एयर इंडिया के पास थी, जब 1971 के अंदर जब ये इसको ना डिसइन्वेस्टमेंट किया गया एयर इंडिया का, तो उस टाइम पे इसको हटा दिया गया और ये सिविल एविएशन के अंडर में रहेगी, इसलिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके अंडर में, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है इसके अंडर में, क्योंकि उनके पास जो है इंस्पेक्शन का काम नहीं छोड़ सकते ना रेलवे बोर्ड के पास, तो इंस्पेक्शन का काम जो है सिविल एविएशन को दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके पास है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इनके पास है, ठीक है। पवन हंस से ही रिलेटेड एक कंपनी है HAL, वो डिफेंस के पास है, याद रखना उसको, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGC जिसको बोलते हैं, इनके पास है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एक्सक्यूटिव इनके पास है, ठीक है।
देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एंड इन द लिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सब इनके पास है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक आता है इसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल, क्या बोलता है, डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस। भाई इसमें फंस सकता है बंदा। यहाँ पर सबसे पहले एक तो आप यहाँ लीजिए पवन हंस यहाँ पर है, और HAL जो है ना वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, पहली बात, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, थोड़ा सा इस पर एम्फेसाइज कीजिए। देखिए यहाँ ऊपर था इंटरनेशनल सिविल, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल, कॉमनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल, एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल, कॉमनवेल्थ की देखिए वहां पर जो ऊपर जितना भी था वो सब इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ की बात हो रही थी। तो दो इंटरनेशनल है, दो कॉमनवेल्थ है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जब भी बात आती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जब भी आएगा आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो इंटरनेशनल सिविल तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, और कॉमनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल हो गया, एसोसिएशन हो गया, ठीक है चलेगा। कॉमनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल चलेगा हमारे पास, काउंसिल काउंसिल आ रही है दोनों कॉमनवेल्थ में, दोनों में काउंसिल है, कॉमनवेल्थ काउंसिल, कॉमनवेल्थ काउंसिल, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट है, इसमें एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल है, ठीक है चलेगा, समझ में आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल, कॉमनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल, समझ में आता है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल, कॉमनवेल्थ से हट गए वहां पे, तो डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, एरोनॉटिकल की जो क्वालिटी की अगर बात आती है, ठीक है, जहां तक रिसर्च की बात आती है तो रिसर्च कर लेगा हमारा ये, बट जहां पर क्वालिटी एश्योरेंस की बात है कि डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, भाई एरोनॉटिकल में क्वालिटी एश्योरेंस कौन देगा, तो क्वालिटी एश्योरेंस जैसे यहाँ पर जो है क्वालिटी एश्योरेंस जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास में है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस एरोनॉटिकल की बात आती है जब डीजी डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात आती है, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास में क्या है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पास में एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी, डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक, हमने हमारे पास पहली जो हमारी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दो डिपार्टमेंट आते हैं इसके अंदर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं आता, तीसरा आता है आपका मिनिस्ट्री जो है आपकी कौन सी है, ये तीसरी वाली है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये आ गया हमारा, इससे आ गया था डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आ गया। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है कहाँ कहाँ से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में क्या क्या आता है भाई, चलिए जी मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करते हैं, तो बोलता है एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोकिंग नॉन कोकिंग कोल लिग्नाइट डिपॉजिट्स, कोल आ गया। ऑल मेटल प्रोडक्शन सप्लाई प्राइस ऑफ कोल, कोल आ गया। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कोल वॉशरीज एंड अदर डिपार्टमेंट फॉर विच डिपार्टमेंट अदर देन दोस फॉर विच डिपार्टमेंट ऑफ स्टील रिस्पांसिबल, ठीक है जी कोल आ गया। देन वी हैव लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन ऑफ कोल एंड प्रोड्यूस ऑफ सिंथेटिक ऑयल फ्रॉम कोल, सिंथेटिक ऑयल लेकिन वो फ्रॉम ऑयल कह रहा है, सिंथेटिक ऑयल अगर आप करते हैं फ्रॉम कोल से तो कोल के अंडर में आ गया। कोल का गैसिफिकेशन हो गया। देन वी हैव कोल माइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल माइंस, दैट इज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974, ठीक है। कोल माइंस, देन प्रोविडेंट फंड, कोल माइंस वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल माइंस, प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल माइंस लेबर वेलफेयर फंड, देन वी हैव रूल्स अंडर द माइंस एक्ट। अब ये जो आता है ना रूल्स अंडर अंडर द माइंस एक्ट 1958 for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and dispatched from mines and administration of rescue fund, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यार। ये कहता है रूल्स अंडर द माइंस एक्ट, माइंस एक्ट के अंदर अब क्या हमारे पास कोई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइन ऐसा कुछ है क्या, हाँ इसीलिए ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जानना
कि जो हमारे पास जो है ये कौन कौन से मिनिस्टर है, ठीक है ना। में चेक कर लेते हैं यार, इसको निकालना मुश्किल। हाँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। तो जो माइन वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यार हमारे लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाम देंगे हमारा, अभी हम पोल पोल पे थे ना, हम सी पोल पे थे। तो ये सबसे हमारा जो है रूल्स अंडर माइंस एक्ट, रूल्स अंडर माइंस एक्ट 1952 फॉर द लिवी ऑफ कलेक्शन, फॉर लिवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन कोक एंड कोल, ठीक है। माइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेस्क्यू फंड, ये जो है आपका पूरा कोल के अंडर में आएगा। तो बार बार रिपीट कीजिए, जैसे याद कर रहे हैं वैसे कीजिए, करते रहिए रिपीट, इसको याद करना है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती है और कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखनी होती है, ये उनमें से है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। रूल्स अंडर द माइंस एक्ट 1952 फॉर द लिवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज and on coke and coal produced and dispatched from mines and administration of rescue fund। माइंस एक्ट के अंदर जो रूल्स है 1952 के अंदर, ठीक है, फॉर द लिवी ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन कोक एंड कोल। सबसे पहले जो ड्यूटी ऑफ एक्साइज है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर नहीं, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमने पूरा एक्साइज जो है तो उनके अंडर में कर रखा है, फाइनेंस वालों के अंडर में, तो कुछ जो है फाइनेंस देखेगा उसको। लेकिन अब यहाँ पर भी एक्साइज जो है कोल के बारे में आ रहा है, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, ने एक्साइज जो है जितना भी सब कुछ कर दिया है आपके इसके अंडर में। कहाँ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस है आपकी यहाँ पर, हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में पेज नंबर 70 पर चलेंगे, सीधा सीधा पेज नंबर 70 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमने जितने भी ये एक्साइज ड्यूटी है ना, ठीक है, सबसे पहले एक्साइज, कस्टम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेल्स टैक्स, एक्साइज, टैरिफ, कस्टम, जो कुछ भी था हमने इस मिनिस्ट्री को दे दिया था, ठीक है। बट कोक एंड कोल वाला किसके अंडर में है, आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो है इसके अंडर में है, ठीक है। फॉर द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड कोक एंड कोल, ठीक है। और इसके अलावा रूल अंडर माइंस एक्ट 1952 फॉर द लिवी ऑफ दिस माइंस और रेस्क्यू फंड, सब कुछ इसके अंदर में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, ठीक है, एक्विजिशन एक्ट इसके अंदर है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1915, दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। माइंस एंड मिनरल्स आते ही हम क्या सोचते हैं, माइंस एंड मिनरल्स आते ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ भेज देंगे इसको। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे चले जाइए, वो बताएंगे आपको। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है आपकी 57 पेज नंबर 125 पर, आते हैं 125 पेज पर, आ गए जी। तो हमने इसके अंदर लिखना है यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन इन 1957 जो है, ये आपका किसके अंडर में है, ये है आपका कोल के अंडर में। माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है आपका कोल, कोल वाला जो है ये आपका किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में है। दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर हम कोल की बात करें तो हमारे कोल के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका यही कि जो एक्साइज और सेस लगेगा कोक और कोल प्रोड्यूस पर, या फिर डिस्पैच फ्रॉम माइंस पर, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेस्क्यू फंड पर, ये आपका कोल के अंडर आएगा, ठीक है, अंडर द माइंस एक्ट 1952। दूसरा है आपका माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। माइंस और मिनरल्स के बारे में बात हो रही है, माइंस और मिनरल्स जो है हमारा माइंस वाले उसमें आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट एंड अदर यूनियन लॉज इन सो फार एज सेनेट एंड लॉज रिलेटेड टू कोल एंड लिग्नाइट एंड सैंड फॉर स्टोइंग इंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की बात कर रहे हैं, एक बार इसको check कर लेते हैं। माइंस एंड मिनरल्स, कोई आ रहे हैं यार, माइंस एंड मिनरल्स, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है यार, ये याद रखना होगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, माइंस में नहीं ताकि इसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यार ये वाला हमारा कवर हो गया है। विद दिस, थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।
आगे की बात करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।